नमस्कार, जय हिंद। आप सबका बहुत स्वागत है द मूवी पॉडकास्ट राजस्थान डायलॉग में, जहां बात होती है ऐसी सक्सेस से जिनकी कुछ पर्सनालिटी है, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ किया है। चाहे वो राजनीति से जुड़े लोग हो, बिजनेस से जुड़े लोग हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो अपने दम पर एक बहुत बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में CHRO है, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर हैं। उसके अलावा एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, राइटर हैं, पोइटर हैं और पियानो स्पेशलिस्ट हैं। बहुत सारे मल्टी पर्सनालिटी है और एक इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में एक अच्छी पोस्ट पर हैं और उनकी लाइफ को देखने का एक नज़रिया बहुत ही अलग और डिफरेंट है, जो कि यूथ को मोटिवेट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, अभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है, नए नए इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं, तो रीलबाजी भी करते हैं। ऐसे बहुत ही सबसे हमारे बहुत ही अच्छे मित्र और आदरणीय राजीव पंड्या सर हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। पंड्या सर, आप इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में इतनी अच्छी पोस्ट पर हैं और आपका बैकग्राउंड जो है वो एक रूरल बैकग्राउंड है, तो वहाँ से निकलकर यहाँ सिटी तक आना और इतनी बड़ी पोस्ट तक पहुँचना, क्या लाइफ का कोई स्ट्रगल, एक जर्नी कैसी रही, आप बताएं। देखो, जीवन बहुत ही संघर्ष में रहा जी। मुझे एक गाना याद आता है कि एक प्यारा सा गांव जिसमें पीपल की छाँव में आशियाँ था, एक छोटा मकान था, छोड़कर गांव को, इस घनी छाँव को, शहर के हो गए हैं और भीड़ में खो गए हैं। तो गांव का जो जीवन था वो तो खैर उसकी तो कोई बात ही नहीं है जी। लेकिन शहर में आने के बाद में कई सारी चैलेंजेस रही और शहर तक आने की जो जर्नी थी वो बहुत ही संघर्षमय रही। पिताजी पेशे से कंडक्टर थे, बस कंडक्टर, रोडवेज कंडक्टर। यस। और बहुत संघर्ष में बीता जीवन। मैंने स्वयं ने 150 रुपये पर महीने अखबार बांटे, मुझे मिलते थे, मानदेय मिलता था। सवेरे 4:30 बजे उठ करके मैं अखबार बेचने के लिए एज अ होकर जाता था। महीने की 150 रुपये मुझे तनख्वाह मिलती थी। ये मैं बात कर रहा हूँ जब मैं कक्षा 10वीं का छात्र था। कौन से ईयर की बात रही होगी ये बात रही होगी सन 1998-1999 के आसपास की बात कर रहा हूँ, जब मैं महीने में 150 रुपये मुझे तनख्वाह मिलती थी और मैं सवेरे 4:30 बजे उठकर गाँव में अखबार बांटने के लिए जाया करता था। तो इस लेवल से उठ करके लेकिन कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी, महत्वाकांक्षाएं थी। और हमने सुना था कि अगर आपका बचपन गरीबी में बीते जी तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आपके पिताजी का बुढ़ापा गरीबी में बीते तो निश्चित रूप से ये आपकी कहीं ना कहीं गलती है। बहुत बड़ी लाइन। और इस बात को सार्थक करने के लिए मन में एक दृढ़ निश्चय कर लिया था कि नहीं, कुछ करके दिखाना है और इस गांव का नाम रोशन करना है जी। और आज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बहुत कुछ करना बाकी भी है, लेकिन हाँ, जो कुछ अभी तक यहाँ तक कर गुजर के और अभी तक जो करके यहाँ तक पहुंचे हैं, लग रहा है कि मन में एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है जी। और बहुत कुछ लिए, देश के लिए, गांव के लिए और इस मेवाड़ के लिए करने की इच्छाएं हैं। जी, देखिए कितना अच्छा सर का सफ़र है। आज जो लोग गांव में स्ट्रगल कर रहे हैं, अखबार बांटने का काम सर करते थे, वहाँ से इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुँचना और इतना लोगों के लाइफ को इन्फ्लुएंस करना, तो यहाँ कोई भी पहुँच सकता है। आज जो उस स्थिति पे जहाँ सर ने शुरू किया, तो हिम्मत नहीं हारे। सर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हिम्मत हमें कभी नहीं हारनी चाहिए जी। और आप जितना संघर्ष में जीवन व्यतीत करोगे जी, उतनी ही सफलताएं ईश्वर आपके लिए लेकर के तैयार खड़ा है। इसलिए आपको डेडिकेशन के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में और कमिटमेंट के साथ में जी, आपको संघर्ष करना है और ईश्वर आपको सफलताएं देता जाएगा। सक्सेस एक अलग स्टोरी है सर। सक्सेस होने के बाद कुछ बोलना एक अलग बात है, लेकिन उसके बीच में, काम के प्रेशर के बीच में, कभी कभी आपको ऐसी फीलिंग आती है कि यार ये सब छोड़ दूं, कुछ और करूं। कभी ऐसा लगता है कि आप फुल्ली सेटिस्फाइड है? देखिए, आप जब अपने करियर को चूज करते हैं जी तो आपको पहले एक मन बनाना होता है, मुझे कहाँ जाना है। जी तो मैंने जब भी किसी ऑब्जेक्टिव को चुना जी तो उस ऑब्जेक्टिव को चुनने के समय में मैं बहुत ही दृढ़ संकल्पित था कि मुझे ये काम करना है। जी। फिर आपको उस लक्ष्य पे, उस फोकस पे बने रहना है और उस लक्ष्य पे मैं बना रहा। कभी भी मुझे भटकाव महसूस नहीं हुआ। मैंने जो करना चाहा वो मैंने किया और उसमें मुझे सफलता मिली, लेकिन उसके अंदर 100% डेडिकेशन था और एक मत से काम करने का जुनून था। जी। वो जुनून आपका हमेशा बरकरार रहना चाहिए। जी। अगर उस जुनून में कहीं आगे पीछे दाएं बाएं आप हो गए, फोकस चाहिए, तो फोकस चाहिए, नहीं तो आप मार्ग से भटक जाओ। बिल्कुल बिल्कुल सर। कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट लाइफ का है जहाँ से एकदम से लाइफ चेंज हो गई, पूरी ट्रैक चेंज हो गई? बोलता ना कि यार ये ऐसी घटना मेरी लाइफ में हो गई, वहाँ से एकदम से ट्रैक चेंज हुआ, नहीं यार मुझे अब ये करना है। ऐसा कोई इंसिडेंस हो गरीबी में जहाँ किसी ने अपमान कर लिया हो, लगता नहीं अब साला सक्सेस होकर दिखाऊंगा? देखिए, मुझे मैं जब
गांव में था तो मेरे पेरेंट्स मुझे शिक्षक बनाना चाहते थे कि गांव में अमूमन ये ट्रेंड रहता है कि टीचर बन जाए। टीचर बन जाए। और बागड़ में तो आप जानते हो कि बागड़ में नर्सा बन गए। बहुत सारे लोग हैं, हर घर में आपको टीचर मिल जाएगा। हाँ। तो मदर फादर मुझे टीचर बनाना चाहते थे कि बेटा बीएड कर ले, लेकिन मेरा बाहर निकलने का मूड था। मैं बाहर निकल के कुछ ऐसा काम करूं जो हटके करूं, मुझे शिक्षक बन करके एक सीमित दायरे में नहीं रहना था जी। मैं बाहर निकला तो उस समय मुझे बाहर निकलने के लिए काफ़ी मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ा। और जब उदयपुर आया तो आने के बाद में मैं एक मैनेजमेंट स्ट्रीम में डायरेक्टली आर्ट्स का स्टूडेंट होने के बाद में मैनेजमेंट स्ट्रीम में आया तो काफ़ी सारी परेशानियां थी। ग्रेजुएशन तक हिंदी मीडियम माध्यम में पढ़ा, हिंदी माध्यम में पढ़ा, और आगे यहाँ पे आने के बाद में इंग्लिश मीडियम में दाखिला लिया तो बहुत सारी चैलेंजेस थी जी। इंग्लिश मीडियम के सारे बच्चे थे कंपटीशन में, उन सबको मिलकर लगा कि यार यहाँ तो बहुत सारा कंपटीशन है, शायद मैं इनसे कॉम्पीट कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। कॉम्प्लेक्स मन में रहता है। एक बार थोड़ा मैं विचलित हो गया था कि यार मेरा ये डिसीजन शायद सही नहीं रहा और मुझे वापस गांव चले जाना चाहिए। अच्छा। हाँ, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि नहीं बेटा, हाँ। मुझे वो राजीव पंड्या चाहिए जो मुझे यहाँ गाँव से कह के निकला था कि मैं वापस नहीं आऊंगा। और मैंने बहुत ही परेशानी के साथ में और बहुत ही मेहनत करके तेरी फीस भरी है, तो उस फीस को अब मैं वापस नहीं लूंगा और तेरे को उदयपुर में रह करके संघर्ष करना है। और मुझे बोला कि मुझे मेरा वो राजीव चाहिए जो मुझे यहाँ पे जिद करके गया था कि नहीं पापा मैं कुछ करके दिखाऊंगा। तो पापा के ये जो शब्द थे वो मेरे दिल को छू गए। मैंने और कड़ी मेहनत करी और जब मेरा परिणाम आया तो मैंने देखा कि शहर के सारे बच्चों में मैं टॉपर था। वाह। तो इसी चीज से मुझे प्रेरणा। कभी कभी वो घर की डांट भी आपको सक्सेस बनाती है। सक्सेस बनाती है। हाँ। वो डांट नहीं था, वो पिताजी का प्यार था। हाँ। पिताजी की संघर्ष था, पिताजी के इमोशन। ये भी होता है ना कि भाई वापिस आने का रास्ता नहीं है भाई, यहाँ मत आना। ऐसा होता है ना, गांव से निकल गए घर से, घर वाले बोलते देख बेटा आप तेरे को करना है वापिस पीछे। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम है कि वापिस घर जाके क्या करें। सही बात है, लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, गरीबी आपको ऑप्शंस नहीं देती। हाँ हाँ, गरीबी के सामने कोई विकल्प नहीं होता। हाँ, करना है। हाँ, तो गरीबी के ऑप्शंस नहीं होते। एक ही उस समय मेरी परिस्थिति जो ऐसी थी कि पिताजी ने जो बोला था वो करना था, क्योंकि अदर कोई कोर्स करने का ऑप्शन था नहीं और इतने पैसे थे नहीं। तो फाइनली इस कोर्स में मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैंने जो डिसीजन लिया था वो मुझे करना था। और फिर पिताजी ने बोला। उदयपुर से ही किया वो? हाँ, मैं उदयपुर से ही पढ़ा हुआ, कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज उदयपुर। एडमिनिस्ट्रेशन में आप जब इतनी बड़ी पोस्ट पे होते हैं तो क्या नजरिया होता है बाहर से, क्या ऐसे चैलेंजेस होते हैं जिसको फेस करने पड़ते हैं जो लोग नहीं समझ सकते? आप पोस्ट पे हैं तो आपको इंटरनली फील होता है, लेकिन बाहर से लोगों को लगता है यार बढ़िया एसी वाला चैम्बर है, मस्त तो बैठे हैं, क्या है मर्जी पड़े उसको डांट दिया, मर्जी पड़े उसको काम दे दिया। आपका भी कुछ चैलेंज तो होता ही होगा। मेरे गुरु कहा करते थे कि एचआर का जो जॉब होता है वो एक बंद कमरे में चल रहे एसी के बराबर होता है। जब तक वो एसी चल रहा होता है तब तक किसी को भी उस एसी की प्रेजेंस फील नहीं होती है। लेकिन जैसे वो एसी काम करना बंद कर देता है, एवरीबॉडी फील्स सफोकेटेड। हर किसी को सफोकेशन फील होता है। सही बात। सो जॉब ऑफ एचआर इन ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर जब तक एयर कंडीशनर चलेगा तब तक ऑर्गेनाइजेशन में किसी को अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। द मोमेंट एचआर स्टॉप्स वर्किंग, हर किसी को लगता है सफोकेशन, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये काम नहीं हो रहे हैं, एम्प्लॉइज के ग्रीवेंसेस बढ़ रहे हैं, रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, ट्रेनिंग नहीं हो रही है, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, ये सारी चीजें होती है। सो वी आर लाइक एयर कंडीशनर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को लोग बड़ा आसानी से क्रिटिक करते हैं कि यार ये तो ऐसे लूटने की फैक्ट्री है, या लूटने का काम करते हैं, शोषण करते हैं, मजदूरों का शोषण करते हैं, या किसी प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूशन को, कॉलेज को देकर यार बहुत सारी फीस लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पढ़ाते नहीं। प्राइवेट स्कूल के लिए आजकल एक आम धारणा है यार बहुत दुनिया भर की फीस है, बच्चों को पढ़ाते तो है नहीं। तो प्राइवेट जो प्रेशर होता है, जो लोगों की जो बातचीत होती है उसमें, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का संचालन करने में, दोनों में क्या डिफरेंस? देखिए, अगर सरकार अपनी भूमिका अच्छी तरीके से निभा दे जी तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को चलाना ही नहीं पड़े। लेकिन जब सरकार ही नहीं कर पा रही है तो फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अगर देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं तो लोगों को समझना चाहिए। आज नए भारत का निर्माण कैसे हो रहा है जी, आज जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आए उसके बाद ही देश ने तरक्की करी है। उन सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने ही अच्छे ब्यूरोक्रेट्स बना के दिए, अच्छे नेता बना के दिए, अच्छे अभिनेता बना के दिए, अच्छे साइंटिस्ट बना के दिए, अच्छे इंजीनियर्स बना के दिए। क्या गवर्नमेंट के पास में वो सेटअप अवेलेबल है? नहीं है। और जो व्यक्ति अपने बच्चों को वहां पढ़ा के ऊंची पोजीशन पे बिठा रहे हैं, वही लोग बोलते हैं कि सरकारी सिस्टम अच्छा है, प्राइवेट सिस्टम बुरा है। तो मुझे ये दोगलापन लोगों की थिंकिंग में समझ में नहीं आता। ऐसा क्यों? अदरवाइज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मतलब फीस ले रहे हैं तो डिलीवर भी कर रहे हैं, फीस ले रहे हैं, सामने डिलीवरी भी कर रहे हैं, और फीस लेने के लिए वो आपके घर पे बुलाने नहीं आया।
कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आपके घर पे पकड़ के नहीं आता कि नहीं मैं आपके बच्चे को यहीं पढ़ाऊंगा। आप सेल्फ चल के जा रहे हैं ना वहां पे, और आप अपनी मर्जी से वहां जाके बेटे के अपने बच्चों के बेटर भविष्य के लिए, लेकिन आप कोई इस बात की गारंटी नहीं लेता, इस चीज की बात नहीं करता कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने इतना एक्सपेंडिचर करके जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया है आज, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको गवर्नमेंट में मीलों दूर तक नहीं मिलेगा और सालों तक नहीं मिलेगा, आने वाली 10 पीढ़ियों तक नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस देश की इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए और देश में एक अच्छे नेता, अभिनेता, इंजीनियर और साइंटिस्ट खड़ा करने के लिए काम कर रहे हैं। आई थिंक वी शुड प्रमोट दैट। यू गेट फैसिलिटी, यू गेट पे। एग्जैक्टली, यू गेट फैसिलिटी, यू विल पे। लाइफ में इमरजेंसी सिचुएशन आती है कभी कभी आपके, तो फिर आप हैंडल कैसे करते हैं उसको? एकदम से पैनिक क्रिएट होता है, कोई अर्जेंट में ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आ गई, हाउ टू यू रिएक्ट? सी बेसिकली पेशेंस जो होता है वो इंसान का सबसे बड़ा एट्रीब्यूट होता है। लाइफ में हर चीज को जब आपने पेशेंस से डील करना सीख लिया, आप जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे। यू नीड टू टेक अ पॉज, एक बार रुक करके शांत मन से विचार करके डिसीजन लीजिए कि मुझे इस परिस्थिति में क्या करना है। आपको विचलित नहीं होना है, आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको कुछ ऐसा हड़बड़ी में निर्णय नहीं ले लेना जिसकी वजह से हमको नुकसान हो जाए। सो consistency and patience, these both are the attributes which will make you successful in your career. करियर की जैसे आपने बात की, तो आजकल के यूथ में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत सारे केसेज आते हैं, एग्जाम का प्रेशर हो, 95% बने हैं और पर सुनने में आता है कि सुसाइड कर लिया। रिजेक्शन का प्रेशर हो, लव हो, जॉब हो, रिजेक्ट हो गया, आप प्रेशर में आके सुसाइड कर लिया। जॉब का प्रेशर हो, नहीं करने का मन है लेकिन प्रेशर में कर रहा है, तो कैसे इसको हैंडल करना चाहिए? देखो, आज के यूथ की मैं बात करूं तो सबसे बड़ा जो था, जब हम पढ़ाई करते थे, हमने पढ़ाई शुरू करी थी गुरुजी से, और आज की जनरेशन है वो 5G पर आकर अटक गई है। हम हमारी कक्षा में जब बैठते थे तो 45 मिनट का एक पीरियड हमको अटेंड करना ही होता था। आज के छात्र हैं, उनके पास में केवल 1 सेकंड का पेशेंस है। अगर उनको कोई रील अच्छी नहीं लग रही है, 1 सेकंड में उनको अप कर देनी है। उनके पास 45 मिनट तक क्लासरूम में बैठ करके टीचर को सुनने का साहस नहीं है, पेशेंस नहीं है। और इस पेशेंस की वजह से ही आज उनके साथ छोटी सी भी कोई घटना हो जाती है, या क्लास में टीचर भी किसी 2 स्टूडेंट्स की प्रेजेंस में डांट देती है, तो वो अपने आप को एक अपमानित महसूस करते हैं, एंड देन दे टेक अ डिसीजन टू क्विट फ्रॉम द लाइफ। अरे यार, ये कोई जीवन है, भगवान ने इतना बड़ा जीवन दिया है, इतने पुण्य कर्म करने के बाद में ये जीवन मिलता है, और उसके बाद तुम इस जीवन को ऐसे खत्म कर दोगे? व्हाट द हेल इट इज। बिल्कुल सही बात है। व्हाट द हेल इट इज। सो आप एक इंसिडेंस में फेल हुए, लाइफ में फेल नहीं हुए। लाइफ में फेल नहीं हुए आप। सो रियल लाइफ और रियल लाइफ 2 तरह के शब्द हैं, है ना? तो आज की जनरेशन रियल लाइफ में ज्यादा है, रियल लाइफ में कम है। उनको रियल लाइफ के कुछ उदाहरणों से, हमारी संस्कृति के सबसे बड़े ग्रंथ रहे हैं, महाभारत है, रामायण है, आप उनसे सीखो। कितना पेशेंस था उन लोगों में। पांडवों में और कौरवों में जब लड़ाई हुई महाभारत की, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का सार दिया था, उसमें कितनी बातें अर्जुन को समझाई। तो वो पेशेंस अगर पांडवों में नहीं होता तो शायद आज कुछ और ही सीन होता। तो ये चीजें हैं, हमको हमारे भारतीय ग्रंथों से, हमारी संस्कृति से बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं। भगवान श्री राम से सीखो यार जी। जब राजा दशरथ ने उनका राज्याभिषेक होने वाला था और बोल दिया कि आपको वन में जाना है, छोड़ना 1 सेकंड के बाद में आपको सिंहासन छोड़ना है, 1 सेकंड के अंदर में 1 सेकंड विचलित नहीं हुए और तुरंत उन्होंने वो आदेश पिताजी का मान लिया और वो 14 वर्षों के लिए वनवास चले गए। वो चाहते तो पिताजी का वहां पे उनके निर्णय की अवमानना करके उस सिंहासन को ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते, लेकिन नहीं, पेशेंस। 14 साल का उनके पास पेशेंस था। आज की जनरेशन के अंदर 14 मिनट का पेशेंस नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज कभी कभी छोड़ना भी इम्पोर्टेंट है। जो चीज आप नहीं कर पाए, फेल हो गए, इंसिडेंस फेल हुआ है, लाइफ फेल नहीं हुई, लाइफ फेल नहीं हुई, नया शुरू करो, मूव ऑन करना सीखना चाहिए। हाँ, मूव ऑन करना आज की जनरेशन नहीं चाहती है। और ये ऐसा कंफर्ट से बाहर नहीं आना चाहते। ये ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमने ही उनको इस तरीके से पैम्पर करके पाला है। हमने बचपन से उसको मिट्टी में खेलने नहीं जाना चाहिए, सीढ़ियों से छोटा मोटा लगनी नहीं चाहिए। हमने हर जगह पर उसकी सेफ्टी कर दी। हमने घरों के अंदर उनको एसी दे दिया, हमने गाड़ी के अंदर इसको एसी दे दिया, हमने स्कूल में उसको एसी दे दिया। हमने उसको लाड़ प्यार से पाला, पोषण किया, बड़ा किया, और आज इन सब चीजों की वजह से वो 1% भी दुख सहने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल सही। आप विदेशों में जाकर के देखिए। मैं अभी पिछले दिनों सिंगापुर की यात्रा पे था, मैंने देखा वहां के स्कूल्स में प्रैक्टिकल सिखाया जाता है लोगों को इमरजेंसी के टाइम में कैसे रिएक्ट करना है।
इन चीजों के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। लोगों को क्राइसिस के बारे में कैसे डील करना है, बेसिक सेंस सिखाया जाता है। बेसिक सेंस सिखाया जाता है कि रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे जीना है और आपत्तियों विपत्तियों से कैसे लड़ना है, वो उनको स्कूल टाइम से ही सिखाया जाता है। जी। पहली कक्षा में बैठने वाले छात्र को सिखाया जाता है कि आपको सफाई कैसे करनी है और सफाई का क्या महत्व है। सर, जब लाइफ में पैसे ना हो जिंदगी में, तो जिंदगी क्या सिखाती? मेरा तो खाली बचपन ही बहुत गरीबी में बीता, जी। लेकिन एक बात बताऊं, अगर आदमी के पास पैसा नहीं है और संघर्ष में पला बड़ा है ना, तो ये भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मैच्योर है। भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अगर आपका जीवन बचपन जो है वो संघर्ष में बीता है, तो आपका बुढ़ापा बहुत आलीशान निकलेगा। बिल्कुल, ये मैंने कई सारे कपल्स में देखा है, वो उसको सारी मैच्योरिटी कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट में देखा है मैंने। जी। अब धीरूभाई अंबानी को उठा के देख लीजिए यार, पेट्रोल बेचा करते थे ना पेट्रोल पंप पे, लेकिन आज धीरूभाई अंबानी का परिवार क्या कर रहा है? यही कर रहा है। बिल्कुल। तो संघर्ष में उन्होंने काम किया, लेकिन फर्श से लेके अर्श तक पहुंच जाने का काम किया उन्होंने। जो यात्रा उन्होंने करी, कहीं ना कहीं उनके डेडिकेशन, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी का ही रिजल्ट था। जो स्ट्रगल के बाद जो चीज मिलती है उसकी वैल्यू हो जाती है। उसकी वैल्यू हो जाती है। आपको इजी टू मिल रहा है, इजी टू अवेलेबल है, तो उसकी वैल्यू नहीं है। उसकी वैल्यू नहीं है। मैंने आज जो संघर्ष से चीज हासिल करी है ना, मुझे पता है कि मुझे 1 रुपए की वैल्यू। आजकल पेरेंट यही गलती कर रहे हैं, अपने बच्चों को सारा इजी टू अवेलेबल करा रहे हैं, फिर वो आपने बोला थोड़ी देर पहले, पैम्पर ज्यादा कर रखा है। पैम्परिंग ज्यादा है और नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन अभी भी हमारे पास ये समय है कि हमने जो संघर्ष किए हैं भूतकाल के अंदर, उन संघर्षों से हमारे बच्चों को प्रेरणा दें, उन्हें रोजाना सिखाएं कि बेटा ये हमारी लाइफ थी, आज ये आपकी लाइफ है। बिल्कुल। आप दोनों का कंपैरिजन आप करोगे और बच्चों को अगर रोजाना कुछ ना कुछ आप सीखने के लिए प्रेरित करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी है वो थोड़ी मजबूत तैयार होगी। पैसा आने के बाद क्या बदलता है लाइफ में इंसान की? पैसा आने के बाद अगर इंसान ग्राउंडेड है तो उसको और बेहतर बनाएगा जी। और अगर इंसान इगोइस्टिक है तो फिर इंसान जो है वो अपने मार्ग से भटक जाएगा, अभिमान आ जाएगा उसके अंदर, अहंकार आ जाएगा, और फिर वो कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश करता है जहाँ पे उसको इंसान की वैल्यू भी खत्म हो जाती है। तो पैसा आने के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, और आता है तो कुछ नुकसान भी साथ में लेकर के आता है, कुछ टेंशन भी साथ में लेकर के आता है। जी। युवाओं में आजकल एक प्रॉब्लम हो रहा है सर, किसी भी काम को शुरू किया, फिर कंसिस्टेंसी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं। रोज सोते में जिम जाऊंगा, फीस भर के आएंगे, साल की 3 दिन जाएंगे, कांच के सामने खड़ा होकर के बॉडी दिखेगा, फिर नहीं बन रही, चलो छोड़ो यार। तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन करनी हो तो कोई ऐसा एक फॉर्मूला जो आप देना चाहें? देखो, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का कोई मेजर फॉर्मूला नहीं होता है जी। These are the days where the world motivation has been replaced by the world self motivation. सेल्फ मोटिवेशन। मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन से रिप्लेस हो गया है। पहले के जमाने में हम बात करते थे कि मुझे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, लेकिन नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट कांस्टेंट। आपको एक दिन काम करने से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपको निरंतर काम करना पड़ेगा और निरंतर प्रॉफिटेबिलिटी देनी पड़ेगी, निरंतर कुछ ना कुछ नया सीखते रहना पड़ेगा। पहले हम बात करते थे एफिशिएंसी की, अब लोग बात करते हैं इफेक्टिवनेस की। तो मेरे हिसाब से सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, मोटिवेशन का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको सेल्फ मोटिवेटिव होना पड़ेगा। कौन आर द डेज व्हेन पीपल वर टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन? बोलते ना कि माँ के आंसू और पिताजी का संघर्ष आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, तो फिर कोई नहीं कर सकता। तो कोई नहीं कर सकता। और वैसे भी आपको किस बात का मोटिवेशन? कोई काम करना है तो करना है, मोटिवेशन क्या है? स्पून फीडिंग वाले दिन चले गए बॉस। वो पहले के जमाने में होता था यार। आज एआई का युग आ गया है, आज ऑगमेंटेड रियलिटी का युग आ गया है, वर्चुअल रियलिटी का युग आ गया है, आज क्लाउड का युग आ गया है। इस जमाने में नोबडी विल कम फॉर स्पून फीडिंग। अगर आप मोटिवेशन के लिए किसी का इंतजार कर रहे हैं तो आप समझ लो कि आप दुनिया की रेस से बाहर हो गए हो। हाँ, बिल्कुल। हाँ। सक्सेस का कहो या फिर एक फेलियर से बाहर निकलने का फॉर्मूला क्या है? देखो, मैं ये मानता हूँ कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आप जिस काम को करने के लिए निकले हैं उसमें उतार चढ़ाव आएंगे, कई सारी चैलेंजेस आएंगी, बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, इवन आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले भी आपको उसमें विचलित करने की कोशिश करेंगे, लैग पुलिंग होगी, लेकिन उन सारी चीजों को पार करके आगे निकलने का नाम ही इंसान है जी। तो मेरे हिसाब से सफल होने के लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखनी पड़ेगी और आउट ऑफ द वे जाना पड़ेगा। मोटिवेशन की सर बात की आपने कि मोटिवेशन सेल्फ आपको डेवलप करना है। कोई एक दिन आपको लेक्चर देके चला जाएगा तो वो लॉन्ग टर्म काम नहीं करेगा, लॉन्ग टर्म आपका मोटिवेशन नहीं काम करेगा। आप कैसे खुद को मोटिवेट करते हैं?
मैंने आपको बताया कि आज के दिन छुट्टी का दिन था जी। मैं आज आपके साथ बैठ करके पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आराम भी कर सकते थे। इस पॉडकास्ट के साथ में इस पॉडकास्ट से पहले मैंने अभी एक मेरा व्लॉग भी रिकॉर्ड किया है और मैंने एक चीज़ बोली कि रविवार का दिन है, रविवार के दिन चिल होने का दिन नहीं है, मोबाइल स्क्रॉल करने का दिन नहीं है, लेकिन खुद के लिए इन्वेस्ट करने का दिन है। जब भी आपको समय मिले खुद के लिए इन्वेस्ट करो। वेस्ट नहीं करना, इन्वेस्ट करना। वेस्ट नहीं करना, इन्वेस्ट करना है। वाह, दैट इज पंचिंग लाइन है, नोट करिए। ये सूत्र है जीवन जीने का कि रविवार को वेस्ट नहीं करना है, खुद के लिए इन्वेस्ट करना है। खुद के लिए 1 घंटा इतना क्वालिटी का टाइम निकाल लो ना बॉस, सच में कह रहा हूँ आने वाला पूरा सप्ताह आपका बहुत एनर्जेटिक निकलेगा। जी जी। एचआर में जब आप इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, आपके पास कोई आता है या फिर आपकी लाइफ में कोई, आप जब आपकी गुड बुक आप तैयार करते हो तो क्या देखते हो अगले इंसान के अंदर, क्या क्वालिटी होगी तो आपकी गुड बुक में चढ़ेगा? देखिए, वैसे मैंने आज तक 50,000 से ज़्यादा इंटरव्यूज कर लिए हैं। क्या बात कर। और 20,000 से ज़्यादा क्लिनिशियंस से मैं मुलाकात कर चुका हूँ। तो इन सबसे मिलने के बाद में मेरी जो पीएचडी है वो भी ह्यूमन बिहेवियर पे ही है, ह्यूमन साइंसेस बिहेवियर पे। तो वो बोलते हैं ना कि हम तो लिफाफे से ही मजनू का चेहरा भांप लेते हैं। अंदर खत में क्या लिखा होगा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, हम लिफाफे के चेहरे से ही पता कर लेते हैं कि मजनू कैसा होगा। तो वही चीज़ है, जब कैंडिडेट सामने आकर के बैठता है तो उसके चैम्बर में घुसने से लेकर के और सामने नमस्ते कहकर बैठने तक की जो का समय होता है, उस समय में ही हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि कैंडिडेट हमारे प्रोफाइल में फिट होगा या नहीं होगा। अब इतना अनुभव हो गया, अब इतना अनुभव हो गया है। हाँ। लेकिन अगर कोई बड़ा कैंडिडेट आया है, कोई सीनियर लीडरशिप पोजीशन के लिए कोई कैंडिडेट आया है, तो इन कैंडिडेट से केवल मात्र हमें यही पूछना है कि उनके जीवन में 5 बड़े संघर्ष और फेल्योर कौन से रहे और उन फेल्योर से वो ओवरकम कैसे हो गए। उन्होंने कौन से 5 ऐसे बड़े काम कर लिए जिसकी वजह से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबिलिटी में ला के खड़ा किया। और अगर उनका आंसर वो अच्छे से दे देता है तो वो हमारी सिलेक्शन लिस्ट में आ जाता है। फैमिली में, समाज में, परिवार में आप कहीं जाते हैं तो बहुत सारे लोग आपको मिलते होंगे, व्यवहारिक बातचीत में, नया रिश्ता जोड़ने के चक्कर में, कैसे भी, तो वहाँ आप कैसे जज करते हैं? क्या पर्सनैलिटी असेसमेंट क्या रहता है? देखिए, आजकल तो मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो पहले तो मुझे व्लॉगर के रूप में लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं यार भैया एक फोटो खिंचवा लो आपके साथ में। हाँ, ये करेंगे। और भैया हमारे साथ एक व्लॉग बना लो, हम भी शायद व्लॉग में आ जाएंगे। हाँ। और दूसरा, क्योंकि मैं हेल्थ केयर फील्ड से सालों से जुड़ा हुआ हूँ, चिकित्सा जगत में मैंने काफ़ी काम किया है, तो काफ़ी लोग होते हैं आजकल, जिस तरीके से बीमारियाँ बढ़ रही है, जहाँ कहीं भी शादी ब्याह में जाता हूँ, किसी सभा में जाता हूँ, किसी विशेष कार्यक्रम में जाता हूँ, तो वहाँ पे आकर के लोग बोलते हैं कि राजीव भैया आपका नंबर जरूर दे दो यार, इमरजेंसी में आपका काम पड़ गया तो मैं क्या करूँगा। लेकिन मुझे अच्छा लगता है, लोगों को हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है और एक मन में एक संतुष्टि होती है यार, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है कि यार तुमने, देखो हेल्थ केयर एक ऐसा फील्ड है ना जहाँ पे तनख्वाह के साथ साथ में आपको शाम को जब घर जाते हो तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है। हाँ। आत्मसंतुष्टि होना जीवन में बहुत जरूरी है। आपको ये फील होता है यार कि हमने पैसा तो कमाया, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ में किन्हीं 4 दीन दुखियारों की हमने आज सेवा करी, हमने आज उनको मदद करी और वो मदद करके हम आज जीते जी हमारा नाम स्वर्ग में आरक्षित करवा रहे हैं, हमको ऐसा प्रतीत होता है, हमको ऐसा फील होता है। नहीं, सही बात है। सो हमको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है कि यार चिकित्सा जगत में काम करना है ना, फील्ड से बड़ी कोई संतुष्टि हो ही नहीं सकती। सेवा के साथ तो फील्ड, ये सेवा के साथ आप काम कर सकते हैं, सेवा और समर्पण के साथ में आप काम कर सकते हो, आपका रोजगार भी चल रहा है और आप पुण्य का काम भी कमा रहे हो। अच्छा, सेल्फी की आपने बात करी, तो रील इन्फ्लुएंसर बनने का आइडिया कैसा है? आजकल रील बड़ी जोरदार चल रही है आपकी, कैसे आपके दिमाग में आया यार मैं भी ये करता हूँ? देखिए, मेरा एक मोटो है जी, मैं हमेशा उम्र के साथ साथ में जो मेरे से छोटी उम्र के जो लोग हैं उन लोगों से प्रेरित रहता हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे एक 22 साल के छात्र ने, मेरे ही कॉलेज के एक छात्र थे, उस छात्र ने मुझे मोटिवेट किया, सर यू आर गुड स्पीकर, यू आर अ गुड ओरेटर एंड आई थिंक यू शुड गो फॉर व्लॉगिंग। आज से ठीक 3 महीने पहले की बात थी और मेरे लिए वैसे मुझे एक शौक लगा था यार, मैं कहा मुझे आप ऐसा बोल रहे हो लेकिन आपने ये कैसे सोच सकते हो कि यार मैं व्लॉगिंग कर सकता हूँ। बोले सर नहीं, मुझे फुल कॉन्फिडेंस है आपकी पर्सनैलिटी पर और जिस तरीके से मैंने आपको सुना है आप व्लॉगिंग के लिए यू आर द राइट पर्सन। सो मैंने शुरुआत के 3-4 दिन मैंने हेल्प ली, मैंने करी और मुझे अच्छे व्यूज़ मिले, पब्लिक का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ग्रेजुअली आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग न्यू सब्जेक्ट्स, रिसर्च स्टार्ट किया इस फील्ड में, कुछ नए एप्लीकेशंस मैंने सीख लिए, एडिटिंग सीखी और आज लगता है कि शायद मैंने एक युवा से प्रेरित होकर के और मैंने व्लॉगिंग चालू करी और आज मुझे 55 लाख से अधिक लोग
3 महीने के अंदर देख चुके हैं। बहुत अच्छा। ये एक इम्पोर्टेंट आपने बात बोली, उसमें एक मैसेज भी है कि आप किसी से भी सीख सकते हैं। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बेसिकली टिल द आपका ईगो बीच में नहीं आया कि स्टूडेंट मुझे कैसे सिखा देगा, क्या है, आप सीख सकते हैं। एग्जैक्टली। सो स्काई इज द लिमिट। आप जितना चाहे उतना सीख सकते हैं। इवन आप एक छोटे बालक से जो एक एलकेजी या प्रेप में पढ़ता है उससे भी अगर कोई अच्छी चीज है तो आप सीख सकते हैं, सीखना चाहिए। और मुझे कोई अच्छी चीज अगर किसी से सीखने को मिलती है तो मैं तुरंत उसको एक्सेप्ट करता हूँ। सोशल मीडिया में और रियल और एक पर्सनालिटी में क्या डिफरेंस समझते हैं? एक सोशल मीडिया स्टार, रील स्टार और एक रियल स्टार। मैंने कई सारे ऐसे लोग देखे जो सोशल मीडिया पर आकर के बात करते हैं, परिवार की ज्ञान देते हैं, भाई की, बहन की, माता पिता की, और वही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं उनके परिवार में देखते हैं तो माता पिता है वो अनाथ आश्रम में जाकर के रहते हैं। बड़ी बात है। कई सारे लोग हैं वो राम जन्मभूमि की बात करते हैं, मंदिर निर्माण की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, और वही युवा जब शाम को अपनी कार में दारू लेकर के और फूहड़ गाने चला करके शहर की गलियों में निकलते हैं तब मेरा दिल बहुत दुखता है। तो मैं ऐसे सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से और सारे ही ऐसे युवाओं से कहना चाहूँगा कि आप दोगला चरित्र नहीं अपनाएं, और जो दोगले चरित्र का मुखौटा आपने पहन रखा है उस मुखौटे को उतारें और अपनी रियल पर्सनैलिटी जो है वो लोगों के सामने लेकर के आए। सोशल मीडिया से सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? डिस्ट्रैक्शन आ रहा है या फिर पॉजिटिविटी इम्पैक्ट आ रहा है? सोशल मीडिया का महत्व क्या है? देखिए, सोशल मीडिया आज की तारीख में एक बहुत बड़ा जरिया है हर फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए। बिल्कुल। लेकिन तय आपको करना होगा कि आपको उसका किस तरीके से उपयोग करना है। बिल्कुल। सोशल मीडिया आपकी आने वाले समय में दिशा और दशा तय करेगी, लेकिन आपको ये तय करना होगा कि हम उस पर किस कंटेंट में जा रहे हैं। जी। कंटेंट बुरा भी है, अच्छा भी है। अब ये आपकी मनस्थिति पर निर्भर करता है और ये आपके मेंटल स्टेबिलिटी पे निर्भर करता है कि आप किस तरीके से सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं। जी। कितना कंट्रोल आपका अपनी भावनाओं पर है, कितना कंट्रोल आपका अपनी इंद्रियों पर है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप अच्छे रूप में अगर सोशल मीडिया का उपयोग करें तो निश्चित रूप से आने वाले समय में सोशल मीडिया, कंटेंट राइटिंग, व्लॉगिंग इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। कहने का मतलब बेसिकली सोशल मीडिया एज ए आप करियर भी यूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया एज ए करियर आप यूज कर सकते हैं। आज सोशल मीडिया के नाम पर कितने सारे मार्केट में कोर्सेज शुरू हो गए हैं। मैं कल ही किसी मैगजीन में पढ़ रहा था कि अहमदाबाद में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन खुल गया है जो कि सोशल मीडिया पर ट्रेनिंग करवा रहा है। 6 महीने की ट्रेनिंग, साल भर की ट्रेनिंग, और उन यूथ को कॉर्पोरेट्स में आजकल जॉब ऑफर होने लगी है एंड दे आर अर्निंग इन lakhs ऑफ रुपीज। बिल्कुल। एडवर्टाइजमेंट चलाना आता हो या फिर डिजिटल मार्केटिंग आती हो, ऐसा कुछ काम हो। एग्जैक्टली। बिल्कुल। कोई 2026 में स्टार्ट करना चाहे, जैसा आपने अभी बताया, आपने 3 महीने पहले शुरू किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिला, 55 लाख लोग देख चुके हैं, तो अभी 2026 में स्टार्ट करना चाहे तो क्या आप सजेशन देना चाहेंगे किसी को भी कि यूट्यूब करे, रील, इंस्टाग्राम करे, फेसबुक करे? देखिए, शुभ काम में देरी कैसी। हाँ, आपकी रील देखी थी, कल करता हो तो आज करे, आज करे तो अभी करे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी, बवरी करोगी कब। तो मेरे हिसाब से तो उसी स्टाइल में बोलिए, उठाइए फोन। हाँ, उठाइए फोन और चालू हो जाइए। सोशल मीडिया कंटेंट राइटिंग में आपको कह रहा हूँ बॉस, 5 साल बाद आपको रियलाइज होगा कि राजीव पंड्या सही कह रहा था, हमने फोन क्यों नहीं उठाया। इसलिए ये फ्यूचर है, और आप अगर इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो उठाइए फोन और चालू हो जाइए, और अपने अंदर का जो इंसान है उसको जगाइए। आपके अंदर डर रहेगा, आपके आसपास के लोग, पड़ोस के लोग आप पर हंसेंगे, आपके कलीग आप पर हंसेंगे, लेकिन उनकी हंसी को पार करके आप आगे निकल जाइए। और बिलीव मी, आफ्टर 2 years, 3 years और 5 years, you will become the creator, you will become influencer. This is my promise to you. वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेडीज को स्टार्ट करना चाहे, हाउस वाइफ है, पढ़ाई करने वाली लड़की है, घर के काम से उसे फुर्सत नहीं मिलती, फैमिली में सास ससुर साथ रहते हैं, क्या शुरू करें, कर सकती है? देखिए, लेडीज के लिए आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं जी। मेरे एक नॉन है जिनको मैं जानता हूँ, उनकी महारत मंडाला आर्ट करने में है।
मंडाला आर्ट बहुत अच्छी बनाती है। उन्होंने धीरे धीरे इंस्टाग्राम पे मंडाला आर्ट जैसे बनाते थे उनके वीडियोस लेना शुरू किया, और लेने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट करना शुरू किया। आज उनके मिलियंस ऑफ व्यूज हैं और हजारों उनके फॉलोअर्स हैं। और वो मंडाला आर्ट की कृतियां जो है वो घर बैठे बेचती हैं, जाती हैं बाय पोस्ट, कोरियर, और हिंदुस्तान के कोने कोने में वो मंडाला आर्ट की कृतियां जा रही हैं। तो लेडीज के लिए बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, कुकिंग का ऑप्शंस है, पार्लर के ऑप्शंस हैं, चॉकलेट्स के ऑप्शंस हैं, मेनी थिंग्स आर देयर इन द मार्केट। मतलब आप अगर आज तो चैट जीपीटी के ज़माने में आप अगर गूगल को पूछोगे तो गूगल आपको 50 तरह के बिजनेस बता देगा कि आप घर बैठे क्या कर सकते हैं। बट आई थिंक वुमेन शुड कम अहेड। अगर इस देश की तरक्की और ज़्यादा फास्ट करनी है ना, तो वुमेन को इक्वली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वुमेन्स करना भी चाहती है, और अभी रिसेंटली देश की सरकार है वो रिजर्वेशन बिल भी लाना चाहती थी, वो तो अनफॉर्चुनेटली विपक्ष की जिद की वजह से आ नहीं पाया। अदरवाइज मैंने तो उसमें एक रील भी डाली थी। हाँ, वो आपकी रील हमने देखी थी। बिल, हमारा बिल, पुरुषों का बिल कौन सा है? लाइट बिल। पुरुषों के लिए हमेशा लाइट बिल रहेगा, क्रेडिट कार्ड का बिल रहेगा, है ना, मोबाइल ग्रोसरी बिल रहेगा, स्टोर बिल रहेगा, पेट्रोल का बिल रहेगा, वही बिल रहेंगे। पुरुषों के लिए कोई बिल की आप अभी अपेक्षा नहीं कर सकते। लेडीज बिल आ रहा है, लेडीज बिल आ रहा है, आना चाहिए। क्या नजरिया आपका? मेरे हिसाब से आना चाहिए। अभी इस देश को जरूरत है। देखो मैं बताऊं, जिस तरीके से नेपाल में अभी जैन जी बालेन शाह प्रधानमंत्री बने हैं, और जिस फुर्ती के साथ में वो जो डिसीजन ले रहे हैं, वैसी फुर्ती के साथ डिसीजन हिंदुस्तान को भी लेने की जरूरत है। अच्छा, आप पोएट्री बहुत अच्छी लिखते हैं, सिंगिंग करते हैं, पियानो बजाते हैं, ये मल्टी टैलेंट ये कहाँ से सीखा आप? कब टाइम निकाल दिया इसके लिए आप? देखिए, इसके लिए तो मैं मतलब ये सारी चीज़ें मेरी गॉड गिफ्टेड हैं जी। माँ सरस्वती का विशेष वृहद आशीर्वाद रहा हुआ है बचपन से ही। पढ़ाई में रुचि थी, और पढ़ाई के साथ साथ में चीज़ों को ग्रास्प करने की जो बचपन से ही जो भगवान ने एक वो कला दी थी वो थी, और आशीर्वाद है भगवान का उसका, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। भगवान का आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे, माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। जहाँ तक पोएट्री की बात है तो मैं डॉक्टर कुमार विश्वास से बहुत ही प्रभावित हूँ। डॉक्टर कुमार विश्वास के अलावा मुझे हरिओम पंवार जी को सुनना बहुत अच्छा लगता है। हरिओम पंवार के अलावा अभी आधुनिक युग में कुछ हमारे रोहित शर्मा और दिनेश बावरा जैसे कुछ कवि हैं, उनको भी सुनता रहता हूँ। और मैं खास करके हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हुआ हूँ, तो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी रहने के साथ साथ मैंने भक्ति युग में, रीतिकाल में, प्रगतिवाद में, प्रयोगवाद में जहाँ बच्चन साहब को सुना हो, जहाँ महादेवी वर्मा को सुना हो, जहाँ सुमित्रा नंदन पंत को सुना हो, ऐसे कवियों को सुनने के बाद, जहाँ हरिवंश राय बच्चन को सुना हो, तो फिर ऐसे कवियों को सुनने के बाद में निश्चित रूप से कविता लिखने की ललक है वो जग जाती है, और वहीं से मैंने कविताएं भी लिखना शुरू किया। कोई 2 लाइन हमको भी सुनाओ, दर्शकों को भी सुनाओ, जो फेवरेट हो आपके। बेदाम चीज थी तो उस पे दाम क्यों लिखा, बेदाम चीज थी तो उस पे दाम क्यों लिखा, तुम रत ही नहीं थी तो मुझे काम क्यों लिखा, जब प्यार ही नहीं था तो मुझसे तुम कहो, चुपचाप हथेली पे मेरा नाम क्यों लिखा, चुपचाप हथेली पे मेरा नाम क्यों लिखा। वाह वाह, बहुत बढ़िया। इतना आप ऊंची पोजीशन पे हो, इतने अच्छे पोइटर हो, सो डेफिनेटली समाज में भी आपकी एक अच्छी वैल्यू होगी। कभी इमोशनल हुए हो? लास्ट कब रोए? होते हो कभी इमोशनल? राजीव पंड्या सर इमोशनल हैं? देखिए, 3 चीजें हैं जी। जब मैं मेरे एमबीए के दौरान पढ़ा करता था तो बात होती थी इंटेलिजेंस क्वेश्चन की, इमोशनल क्वेश्चन की जी। और आजकल एक नया क्वेश्चन आ गया जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल क्वेश्चन। अगर आप एक पूर्ण इंसान बनना चाहते हो तो आपके पास में यू शुड बी अ ब्लेंड ऑफ ऑल 3, इमोशनल क्वेश्चन, इंटेलिजेंस क्वेश्चन एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चन। लेकिन इन तीनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इमोशनल क्वेश्चन आप पे इतना हावी नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से आपके प्रोफेशनल डिसीजन है वो अफेक्ट हो, या आपके पारिवारिक डिसीजन है वो अफेक्ट हो। इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन इमोशंस में आ करके कुछ ऐसा कर बैठो जिसकी वजह से सोसाइटी एट लार्ज या ऑर्गेनाइजेशन एट लार्ज पे सक्सेस डिस्टर्ब हो जाए या आप खुद डिस्टर्ब हो जाओ, तो वैसा कभी नहीं किया। तो मैं इमोशनल जरूर हूँ, मुझे दूसरों को दर्द में देख करके मुझे बहुत दर्द होता है,
और कहते हैं कि अगर किसी दूसरे व्यक्ति की आंख में देख करके आपके आंख में आंसू आते हैं तो समझ लीजिए Good. कहीं ना कहीं भगवान का हिस्सा आपकी अंतरात्मा में बैठा हुआ है Good. और ईश्वर कृपा है आपके बिल्कुल पास। बिल्कुल बिल्कुल, आप अच्छे व्यक्ति हैं। मुझे गुजरात में एक अंकित त्रिवेदी करके बहुत ही अच्छे कवि हैं, पोएट गुजराती कवि हैं, वो कहते हैं कि આપણે ઈશ્વરને તો નથી જોઈ શકતા પણ ઘરમાં કોઈ ખૂણામાં બેસીને ઈશ્વરને યાદ કરીને આંખમાંથી નીકળેલા આંસુની ભાષા સમજી શકીએ। सही, तो घर के किसी कोने में बैठ करके और ईश्वर को याद करके और आंख में से निकले हुए आंसू की भाषा को अगर हम समझ लें तो वही ईश्वर है। वही ईश्वर है, बिल्कुल। जिस दुखी आप पूछे मैं कैसा व्यक्ति हूँ, किसी के दुख को देखकर अगर आप दुखी होते हैं इसका मतलब बहुत अच्छे व्यक्ति, वो अच्छा इंसान है। कहीं और आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज व्हाट इज द स्पिरिचुअल क्वेश्चन। मैं जो स्पिरिचुअल क्वेश्चन की बात करता हूँ, स्पिरिचुअल क्वेश्चन आजकल यही बोलता है। स्पिरिचुअल क्वेश्चन क्या बोलता है? किसी इंसान के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज होनी चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं क्या हूं, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे बात करनी है। हार्म लेस एज मच एज यू कैन, दूसरों को कम से कम नुकसान पहुंचाओ, दूसरों को जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद कर सको उतनी करो। बिल्कुल, यू शुड आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं सोसाइटी के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं समाज के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरों के लिए क्या कर रहा हूँ, क्या मैं खुद खुश हूँ, मैं परिवार वालों को खुश रख रहा हूँ नहीं रख रहा हूँ। ये सारी चीजें स्पिरिचुअल क्वेश्चन का पार्ट है, जो कि आजकल कॉर्पोरेट्स में बातें होने लगी है। पहले केवल इंटेलिजेंस क्वेश्चन और इमोशनल क्वेश्चन पर बात होती। और अगर आपके पास इमोशनल क्वेश्चन है और स्पिरिचुअल क्वेश्चन नहीं है तो यू कैन नॉट बी अ गुड लीडर। अच्छा, स्ट्रॉन्ग दिखने के लिए कभी कभी इमोशंस दबा लेते हैं, दबाने भी पड़ते हैं कभी कभी, यार स्ट्रॉन्ग दिखना है, बोलते हैं यार तुम तो यार अभी थोड़ा हिम्मत रखो, तो सही है या एक्सप्रेस कर देना चाहिए? जैसे आपने अभी बोला कि हर बार सक्सेस डिस्टर्ब करे ऐसा तो नहीं करना चाहिए कम से कम, लेकिन कभी कभी इमोशन एक्सप्रेस करना अच्छा रहता है या फिर दबाना ठीक है? देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि हमारे भारतीय संस्कृति के सबसे दो बड़े ग्रंथ है ना, वो है महाभारत और रामायण। महाभारत में अगर द्रौपदी बोली नहीं होती तो महाभारत नहीं होती, और अगर रामायण में सीता माता बोल गई होती तो रामायण नहीं होती। सही बात है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल कि इमोशंस हमको एक्सप्रेस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो कहीं पर जगह मैटर, जगह मैटर करती है, जगह मैटर करती है, जगह मैटर्स अ लॉट, प्लेस मैटर्स अ लॉट। तो दोनों का एग्जाम्पल आ गया। एक वर्ड में समझो, जगह में एक जगह एक्सप्रेस कर दी है इसलिए महाभारत हुई, दूसरी जगह एक्सप्रेस नहीं किए इसलिए रामायण हुई। सही बात है। सक्सेस होने के बाद लाइफ जिए या जीते जाए? सक्सेस हो जाएंगे, लाइफ तो जिए। बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं, यार मैं साला ये कर दूं उसके बाद जीऊंगा मस्त। देखिए, मैं कई बार फिर वो दिन कभी आता ही नहीं। मैं कई बार कॉर्पोरेट्स के प्रोग्राम करता हूँ, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करता हूँ। आई एम अ गुड ऑरेटर। और जब मैं प्रोग्राम्स लेता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू गेट सक्सेस। मुझे हाथ खड़ा करिए, रेज योर हैंड, कितने लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं? सब लोग हाथ खड़ा करते हैं। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि अब सक्सेस होने के लिए कौन सा मार्ग अपनाना है या क्या विजन है आपका। मैं पूछता हूँ तो सब लोग हाथ नीचे आ जाते हैं। इट मीन्स सफल हर कोई होना चाहता है, लेकिन सफल होने के लिए किस मार्ग को अपनाना वो अभी तक किसी ने डिसाइड ही नहीं किया है। पता ही नहीं। हर कोई है वो इसे भ्रमरे की तरह घूम रहा है। उन्होंने अभी तक कोई विजन ही नहीं है उनका। और सोच रहे यार अभी तो जिंदगी पड़ी हुई है, 40 के बाद करूंगा, 45 के बाद करूंगा, 50 के बाद करूंगा। किसने सोचा है? जहां पर पता नहीं है कल सवेरे कोई रहेगा या नहीं रहेगा, और लोग बातें कर रहे हैं 40 के बाद सोचेंगे। तो सफल हर कोई होना चाहता है, लेकिन सफल होने के लिए जो मार्ग अपनाना है उसको कोई अपनाना नहीं चाहता। लाइफ को आज जीनी है, पेन कोई लेना नहीं चाहता है। एंड नो पेन नो गेन, मतलब जियो, डेली जियो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत करनी ही पड़ेगी, पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं मिलेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, ईश्वर अपने आप आपको देगा। थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल आपका जानना चाहेंगे। आज की राजनीति में सबसे बड़ी कमी क्या लगती है आपको? देखिए, कमी तो ऐसा है कि विपक्ष कमजोर होता जा रहा है, वो सबसे बड़ी कमी है। विपक्ष चाहिए, मजबूत होना चाहिए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। और मैं पिछले दिनों सिंगापुर की यात्रा पे थे, वापस मैं सिंगापुर की यात्रा का जिक्र करूंगा। सिंगापुर की यात्रा पे था, तो जब मैं था वहां पर एक न्यूज छपी थी, और उस न्यूज में था कि सिंगापुर में अपोजिशन लीडर जो थे
उन अपोजिशन लीडर को अविश्वास प्रस्ताव ला करके उनको वहां से हटा दिया गया। अपोजिशन लीडर को हटा दिया। और फिर मैंने जानना चाहा कि उनको क्यों हटाया, तो सारे ही संसद के जो लोग थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि अपोजिशन के लीडर ने एक झूठ बोला था। हाँ। और सिंगापुर की संस्कृति में झूठ बोलना जो है वो हमारे चरित्र पर दाग है, हमारे देश के चरित्र पर दाग है, ऐसी उनकी वैल्यूज है। हमारे देश में जब तक ये वैल्यूज नहीं आएंगी, जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, हमारी राजनीतिक झूठ से शुरू होती है, राजनीतिक झूठ बंद नहीं होंगे, जब तक झूठ बोल करके वोट नहीं मांगे जाएंगे, तब तक देश है वो इसी तरह से स्ट्रगल करता रहेगा। तो इस चीज को कहीं ना कहीं इन वैल्यूज को इम्बाइब करने की जरूरत है। अगर राजीव पंड्या जी पॉलिटिशियन हो तो एक चीज चेंज करनी हो तो क्या कर सकता है? देखो फिलहाल ये क्वेश्चन मेरे आउट ऑफ द बॉक्स है, हाँ। क्योंकि मैं नहीं ऐसा होता ना कि यार जैसे ऑलरेडी राजनीति से मैं बहुत दूर नहीं, राजनीति नहीं, फिलहाल मुझे राजनीति में करने का कुछ ऐसा ऐसा होता ना यार ये चीज मुझे बदल देनी है, साला ये नहीं हो रहा, ये तो होना ही चाहिए। आप जैसे ये सोचते ना यार, मैं अगर कुछ ऐसा होता ना मेरे हाथ में तो मैं स्कूल का सिस्टम बदल देता, एजुकेशन स्ट्रक्चर पूरा चेंज कर देता। ऐसा कुछ आती है क्रांतिकारी विचार? जो क्रांतिकारी विचार हर किसी को आते हैं जी, ठीक है, लेकिन जिस तरह से नेपाल के पीएम बालन शाह डिसीजन ले रहे हैं, वैसे अगर अनिल कपूर जो नायक मूवी में डिसीजन ले रहे थे, एक दिन का पीएम बना दिया जाए तो क्या करेंगे? हाँ। और वैसा ही कुछ देश के लिए करने की इच्छा जरूर रहेगी, और चाहेंगे कि हैप्पीनेस इंडेक्स में देश आगे बढ़े, करप्शन में जो आज नाम टॉप पे आते हैं तो वहाँ पे देश है वो पीछे जाए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको मैं बताऊँ, अभी ईरान इजराइल युद्ध के समय 17 दिन का गैस सिलेंडर का अपने पास स्टॉक नहीं पड़ा हुआ है। आप किस बात, इतने बड़े देश में किस चीज़ की बात कर रहे हैं? जी। तो हमारी क्या व्यवस्थाएं हैं? इंडिया पाकिस्तान के 5-6 दिन के युद्ध में हमारी सांसें फूल जाती है। तो देश किस कदर पे, किस डगर पर खड़ा हुआ है, उन सब चीज़ों को सोच के परेशानी होती है। तो आई थिंक सेल्फ सस्टेन देश बनाएंगे जहाँ पे अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़े जी। और यहाँ की जनता अगर वर्ल्ड में कुछ भी होता है, किसी भी तरह की ऐसी युद्ध जैसी स्थिति खड़ी होती है या कोई क्राइसिस आता है, तो हिंदुस्तान को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो, यहाँ की जनता को किसी भी तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े, ये काम जरूर करना चाहूँ। अच्छा, आपने बालन शाह का बार बार जिक्र किया, तो यूथ को आना चाहिए पॉलिटिक्स? मेरे हिसाब से यूथ को ही आना चाहिए, यूथ को ही आना चाहिए, यूथ को ही आना चाहिए। जैन जी बहुत अच्छा कर सकती है। काफ़ी सारे लोगों का जैन जी के बारे में ऐसा मानना है कि जैन जी के पास पेशेंस नहीं है, जैन जी मार्ग से भटके हुए हैं, लेकिन सारे जैन जी ऐसे नहीं है। मैं हमेशा जैन जी का फैन रहा हूँ, मैं हमेशा उनको अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि उनके पास एक जुनून है, उनके पास एक वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर के एक सूत्र है, जीवन जीने के तरीके हैं उनके पास में, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है उनके पास में, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास AI है। तो मेरे हिसाब से जैन जी को प्रमोट करके हमको देश में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने चाहिए। जी पंड्या सर, फाइनली हम लोग एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। आपकी लाइफ का उद्देश्य क्या है जीवन का, कि यार ये तो मैं करके ही जाऊंगा? तो अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी। वेरी गुड। बहुत लाइफ अच्छी का बात। अंतिम उद्देश्य जो है वो तो है कि खुश रहना है। ये मैंने बहुत बड़े खुशी केवल पैसों से नहीं मिलती है जी, हैप्पीनेस पैसों से नहीं मिलती है। आप कितना अपने घर परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, आप कितना अपने दोस्तों के साथ समय बिता रहे हैं, आप कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और अपने जीवन में हर पहलू को कैसे जिया, दैट इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। सो जीवन में सफलता को पैसों से नहीं आंक कर हम अन्य मुद्दों पर बात करें और ओवरऑल हमने जीवन में सेल्फ सेटिस्फेक्शन के साथ जीवन जिया है, आत्मसम्मान के साथ जीवन जिया, तो ये सबसे बड़ी खुशी है। रैपिड फायर राउंड में हम जाएं, मैं कुछ 2-4 चीजें पूछूंगा, उसमें से आपको एक चीज सिलेक्ट करनी है। आदमी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सक्सेस या पीस? देखिए वैसे तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, हाँ। लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए आपको पीसफुल होना बहुत जरूरी है। अगर आप शांत दिमाग के नहीं है तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे जी। तो आपको पीस पहले जरूरी है, पीस होगी तो सक्सेस ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी। अच्छा, कोरिलेटेड है ये अगला भी, मनी या फिर रेस्पेक्ट? क्या इंपॉर्टेंट? मोर इंपॉर्टेंट रेस्पेक्ट देन मनी। यस। डिसिप्लिन या मोटिवेशन? बोथ द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन भी इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिसिप्लिन मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको क्या दिल में ज्यादा करीब रहती है, पॉलिटिक्स या पोएट्री? पोएट्री। पोएट्री। एक एडवाइस जो हर इंडियन यूथ को आप देना चाहते हैं, इसके साथ फाइनल क्लोज करेंगे। एक ऐसा मैसेज जैन जी को, जैन जी के फैन हो तो जैन जी के लिए एक मैसेज।
देखिए, मुझे कंक्लूड करते हुए बशीर बद्र साहब का कहा हुआ एक शेर याद आता है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। वाह। तो ये थे आज हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर, एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट, एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन के एचआर हेड, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी। पर्सनली सर को मैं खुद बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि मल्टी टैलेंट पर्सनालिटी होने के साथ साथ एक गुड ह्यूमन बीइंग भी हैं। राजीव पंड्या सर, आज आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इट्स माई प्रिविलेज टू बी हियर। आज आपने इतना मौका दिया मुझे आपकी जनता से मुखातिब होने का, और मैं आपकी जनता से ये अपील भी करूंगा कि मेरा इंस्टाग्राम चैनल ज़रूर फॉलो करें जी। डॉक्टर राजीव पंड्या नाम से मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। मैं व्लॉगिंग भी करता हूं और यूथ के लिए समय समय पर कुछ प्रेरित करने वाले संदेश भेजता रहता हूं। मैं सर का लिंक भी डाल देंगे इस वीडियो के नीचे, आप उसको ज़रूर फॉलो करें। सर को रिक्वेस्ट करेंगे सर भी अपने रील के नीचे हमारा लिंक लगा दें। पक्का। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक्स अ लॉट। ओके सर, बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। जय हिंद।